नमस्ते। बातचीत के हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं, अखिल स्वामी सर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर। सर, कई सारे बड़े अहम मुद्दे हैं इस समय क्रिसमस को लेकर के। जिस तरीके के हालात इस देश में बने, तमाम फ्रिंज एलिमेंट्स ने जो करतूतें की और दुनिया में जिस तरीके से उसको लेकर के कवरेज हुई, उस पर बातचीत हुई, एक तो हम जरा उसको समझना चाहेंगे। फिर और भी कई मुद्दे ऐसे हैं। धुरंधर फिल्म को लेकर बहुत सारी चर्चा हो रही है। बांग्लादेश में इस समय जो एक अलग तरीके का माहौल हमारे देश की मीडिया बना रही है, बता रही है, जरा उसको भी समझना चाहेंगे। फिलहाल शुरुआत हम जरा सर क्रिसमस से ही करते हैं। अभी क्रिसमस पर सर हमने देखा कि जिस तरीके से तमाम फ्रिंज एलिमेंट्स ने इस देश की सभ्यता और संस्कृति को नष्ट करने की कोशिश की, उसको लेकर जो जो दुनिया में रिएक्शन आया वो बहुत खराब रहा। पर उसके बाद भी सरकार की तरफ से कोई मजबूत कदम उठता हुआ नहीं दिख रहा है। सरकार की तरफ से उस पर कोई कार्रवाई होती हुई नहीं दिखी। क्या माना जाए इसको? बहुत सारे लोग तो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि ये सब कुछ सरकार और सत्तारूढ़ दल की सहमति से हुआ। क्या वास्तव में सत्तारूढ़ दल इस स्तर पर भी उतारू हो सकता है? ऐसे लोगों को बैकअप देगा सत्तारूढ़ दल और सरकार? जय संविधान। देखिए, असली मुद्दा यह है कि आप इसको इतनी आसानी से फ्रिंज एलिमेंट्स कह के इसको टाल नहीं सकते। देखिए, फ्रिंज एलिमेंट्स तो होते हैं, सोसाइटी में होते हैं, हर देश के अंदर होते हैं। हर देश के अंदर कुछ अतिवादी होते हैं और 90% लोग ऐसे होते हैं जो कि मानी बात है, ये चाहते हैं कि को एग्जिस्टेंस हो। हर देश के अंदर होते हैं, अमेरिका में भी हैं, कनाडा में भी हैं, यूरोप में भी हैं, मुस्लिम कंट्रीज में भी हैं, भारत में भी है, बांग्लादेश में भी हैं। लेकिन असली मुद्दा यह है कि सरकार का मतलब क्या होता है, सरकार का मकसद क्या है, सरकार का उद्देश्य क्या है। फ्रिंज एलिमेंट्स को कंट्रोल करे और मॉडरेट्स को शुद्ध हवा में सांस लेने दे, यह है गवर्नमेंट का। वरना गवर्नमेंट का काम क्या है? टैक्स हम किस बात का देते हैं? अगर फ्रिंज एलिमेंट्स को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, अगर फ्रिंज एलिमेंट्स को खुली छूट आपने दे दी है, जबकि सीसीटीवी में, वीडियो में सबकी फोटो साफ साफ दिखाई पड़ रही हैं और उनको दंड नहीं मिल रहा है, बल्कि उल्टा ये हो रहा है। 1 महीने पहले जिन बच्चों ने दिल्ली के अंदर ये प्रयास किया था कि वो शुद्ध हवा के लिए उन्होंने आंदोलन किया था, शुद्ध हवा के लिए आंदोलन किया था और उनको पुलिस पकड़ के ले गई थी और जेल में डाल दिया था। 1 महीने के बाद बेल हुई है। 1 महीने के बाद बेल हुई है उन बच्चों की जो कि शुद्ध हवा के लिए आंदोलन कर रहे थे। सोनम वांगचुक को अभी तक बेल नहीं मिली। आपके जो आईपीएस ऑफिसर हैं लखनऊ में जो रहते हैं, अमिताभ साहब, उनको भी अभी तक बेल नहीं मिली। कितने 10-15 दिन हो गए। एक पुराना सिविल केस, 20 साल पुराना सिविल केस उठा के उनको बंद कर दिया गया। और मोहनलाल धाकड़ को 1 दिन के अंदर बेल मिल गई। जिन्होंने सेना का अपमान किया उन्हें जेल के अंदर नहीं डाला गया। तो देखिए, असली मुद्दा यह है कि ये जो फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, जो हमारी देश की एकता अखंडता से खेल रहे हैं, इनको अगर आप कंट्रोल नहीं करेंगे और मेरी भारत माता घायल होगी और उसको चोट लगेगी, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? सरकारी होगी। भाई, सरकारी तो हम सारा टैक्स हम सरकार को देते हैं, सरकार की हर बात मानते हैं, जो वो कहते हैं दिशा निर्देश देते हैं उनका पालन करते हैं और संविधान के अनुसार हम चलते हैं। तो इसे कंट्रोल क्या जनता करेगी? क्या आप चाहते हैं देश के अंदर गृह युद्ध हो जाए? भीड़ जो है, भीड़ को कंट्रोल करे। जहां मुसलमान मेजोरिटी में हो वहां वो दमन करें, जहां क्रिश्चियन मेजोरिटी। क्या आप ये चाहते हैं? पूरा नॉर्थ ईस्ट आप जानते हैं, पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट जो है वो क्रिश्चियन डोमिनेटेड है। अब ये चाहते हैं कि क्रिश्चियन डोमिनेटेड एरिया, जो कि ऐसी जगहों से घिरा हुआ है जो हमारा मित्र राष्ट्र नहीं है, और पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर आप खुद दिल पे हाथ रख के बताएंगे कौन सी ऐसी कम्युनिटी है जो सबसे ज्यादा पीसफुल है, जो बिल्कुल जीसस क्राइस्ट के सिद्धांतों पे चलती है। हम सनातनी लोग भगवान श्री राम की मर्यादाओं और उनके सिद्धांतों पे कितने चलते हो न चलते हो, लेकिन क्रिश्चियंस को, क्योंकि आपने देखा न्यूज 24 के राजीव रंजन सिंह ने फील्ड रिपोर्टिंग की। फील्ड रिपोर्टिंग में उस चर्च के पास गए जहां ये सारा हंगामा हुआ था, और जितने वहां क्रिश्चियंस मिले सबने कहा कि हमारे जीसस क्राइस्ट ने बताया है क्षमा, तो हमने क्षमा कर दिया, हमने उनको माफ कर दिया। भाई, आप अगर अपने जो ईश ने, आपके ईश्वर ने जो कहा है उसको नहीं मानते, हम अपने भगवान श्री राम के मर्यादा पुरुषोत्तम, जिन्होंने कैसे परिवार में डील किया जाता है, कैसे माता पिता से डील किया जाता है, कैसे समाज से डील किया जाता है, अगर हम उसका पालन नहीं करते, तो वो कम्युनिटी जो सबसे पीसफुल कम्युनिटी है, आप पूरे हिंदुस्तान के अंदर राम प्रकाश जी एक क्रिश्चियन बता दीजिए जो टेररिस्ट हुआ हो, एक ऐसा बता दीजिए जो डकैत हुआ हो। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बाकी तो आपको मिलेंगे। आपको
हिंदू भी मिल जाएंगे आपको, ललित मोदी, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी मिल जाएंगे। मुसलमानों में आपको दाऊद इब्राहिम मिल जाएंगे, आपको वहां भी बड़े बड़े दुर्दांत लोग मिल जाएंगे। लेकिन आपको क्या क्रिश्चियंस में कोई ऐसा मिला? फिर क्यों ग्राम स्टेज को जला देते हो भाई? अच्छा, आप लखनऊ में रहे हुए हैं, मैं तो चलिए हिंदी स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ प्रयाग में, लेकिन मेरे दोनों बेटे जो है वो कैथेड्रल में पढ़े हुए हैं, वो क्रिश्चियन स्कूल में पढ़े हुए हैं। क्योंकि उस जमाने में, आज बचपन में, आज से 20-25 साल पहले सारे के सारे लोग, और आज भी आईएएस अधिकारी और सारे बड़े बड़े अधिकारी कोशिश करते हैं कि कैथेड्रल में, सेंट फ्रांसिस में उनको एडमिशन मिल जाए, ला मार्टिनियर में उनको एडमिशन मिल जाए। तो जहां पे आप खुद मत्था टेकते हैं और विदेश में जाके अपने बच्चों को सेटल करते हैं, उस कम्युनिटी, और क्या इस कम्युनिटी को जो विदेश में अमेरिका है, यूरोप है, क्या अमेरिका इसको बड़ा इत्मीनान से देख रहा होगा, इसको संयम से देख रहा होगा? क्या वो रिएक्शन उसके देश के अंदर जो फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, जो हम ब्राउन से घृणा करते हैं, जो ये कहते हैं कि ये लोग हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनका हनन कर रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि साहब मुसलमान हमारे देश का रिसोर्सेज का हनन कर रहे हैं, वैसे अमेरिका के अंदर भी लोग हैं। और वो लोग जो गोरे हैं वो ये कहते हैं, साउथ अफ्रीका में भी उन्होंने निग्रो ब्लैक से लड़ाई लड़ी थी। तो प्रश्न ये है कि आप, सरकार का काम क्या है? आप खुद तो चले गए चर्च में, आपने जाके वहां बाइबल भी पढ़ लिया, आपने मत्था भी टेक दिया और अपने सब कुछ कर दिया, लेकिन जो ये फ्रिंज एलिमेंट्स, सो कॉल्ड फ्रिंज एलिमेंट्स है, इनको कंट्रोल करना किसका काम है? आप कर दिया उन्होंने, चलिए गड़बड़ कर दिया, लगाइए 600-100 डंडे उनको चौराहे पे खड़ा करके, बंद कीजिए 10-10 साल के लिए, देखिए किसकी हिम्मत होती है। लेकिन भाषण देना कि सारी शांति रखो और सबका साथ सबका विकास, और उसके बाद प्रोत्साहन देना, और सारे टीवी के अंदर जो है सारे दिन हिंदू मुसलमान, हिंदू क्रिश्चियन करना, कि वो पैसे दे के धर्मांतरण कराते हैं, मुसलमान ये करते हैं, मुसलमान वो करते हैं, औरंगजेब ने ये किया, अकबर ने ये किया, टीपू सुल्तान ने ये किया, करके आप जो घृणा फैलाते हैं। क्या रामप्रकाश जी आप ये नहीं जानते? अरे भैया, हमने जो बचपन में अपने किस्से सुनते थे, हम सुनते थे कि कैसे एक मुसलमान ने हिंदू को बचाया, कैसे एक हिंदू ने मुसलमान को बचाया। अब वो कहां चली गई पीछे। अब ये सुनाई पड़ता है कि कैसे एक हिंदू ने मुसलमान को मारा और कैसे एक मुसलमान ने हिंदू को मारा। हमारे देश को विभाजित करने के लिए जो फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, जो बहुत ज्यादा सक्रिय हो गए, इनको कौन रोकेगा? इनको रोकने का काम तो केवल सरकार का है। क्यों नहीं रोक रही है? हमारे देश को कमजोर क्यों कर रही है? हमारी भारत माता को कमजोर क्यों कर रही है? और अगर आप इस गलतफहमी में हैं कि अमेरिका इस पर रिएक्शन नहीं देगा, आपने देखा अमेरिका ने उन देशों में जाके जहां क्रिश्चियंस को मारा गया है, वहां पे कैसे रिएक्ट किया है और कैसे बदला लिया है। बांग्लादेश आपके हिंदुओं को मार रहा है, वहां आप कुछ बोल नहीं रहे, एक मुंह से शब्द नहीं फूट रहा आपके, और आप बिल्कुल। जाके वहां पे अमेरिका को आप दुश्मन बना रहे हैं। ओआईसी पूरा मुस्लिम कंट्री जो आपके साथ हुआ करते थे, आपके विरोध में खड़े हो गए। तो हर आदमी को दुश्मन बना लेना विश्व के अंदर, केवल इसलिए कि भारत के अंदर हिंदू मुसलमान करके आप इलेक्शन जीत जाएं, तो हम हिंदुओं को ये सोचना चाहिए, हमारे भाइयों को ये सोचना चाहिए कि अपने देश को, अपनी भारत माता को क्यों परेशान कर रहे हो यार? भारत माता को क्यों बर्बाद करने पे तुले हुए हो? बिल्कुल, जब इस तरीके की बात हुई, विभाजन और बंटवारे की बात हुई, सर एक फिल्म को लेके इन दिनों खूब चर्चा है, खूब बवाल मचा हुआ है बुरी तरीके से। लोग भी जो है वो दो धड़े में बंटते नजर आ रहे हैं, सीधे सीधे आमने सामने की बात दिख रही है। धुरंधर एक फिल्म आई है, उस फिल्म को लेकर के खूब हो हल्ला मचा है। जरा मैं समझना चाहता हूं सर कि ये हो हल्ला क्यों और कितना जरूरी है, कितना इंपॉर्टेंट है, क्या असर इसका हो रहा है वास्तव में? देखिए, असली मुद्दा यह है कि शोले बड़ी फेमस हो गई, मैंने प्यार किया बड़ी फेमस हो गई, पता नहीं दुनिया भर की कौन कौन सी, वो माधुरी दीक्षित की और सलमान खान की पिक्चर। अरे यार, हाउ डज इट मेक ए डिफरेंस? हो गई सफल। जिसने पिक्चर बनाई, जिसने अपना पैसा लगाया, उसने पैसा कमा लिया। कश्मीर फाइल्स बनी, केरला फाइल्स बनी, बंगाल फाइल्स बनी, पता नहीं कौन कौन सी फाइल्स बनी। मुझे तो इससे कोई लेना देना नहीं है कौन सी सफल हुई, किसने पैसा कमाया, किसने पैसा नहीं कमाया। मेरे को मतलब किस बात से है? मुझे इस बात से मतलब है क्योंकि हर जगह जहां पे जरा भी हिंदू मुसलमान एंगल दिखता है, जहां भी आपको हिंदू मुसलमान का एंगल दिखता है, वहां पे आप उसको इतना ज्यादा गोदी मीडिया, पूरा देखिए 26 तारीख की शाम को सारे गोदी मीडिया के अंदर केवल धुरंधर फिल्म का 1,000 करोड़ का बिजनेस करने को मुद्दा बना दिया गया। अरे ये कौन सा मुद्दा है भाई? अरे बन गई, ठीक है, जिसने पैसा कमाना था पैसा कमा लिया। उसमें चलिए कुछ आपने बहुत सारी अतिशयोक्ति कर दी, ऐसी बात कही है जो सही थी नहीं थी, लेकिन मुझे किस बात से मतलब है? मुझे मतलब यह है कि मेरे बांग्लादेश के अंदर मेरे भारतीय, मेरे हिंदुओं पे जो अत्याचार हो रहा है, उसको रोकने के लिए सरकार कुछ करे। अरावली को
सुरक्षित करे, वहां पे वृक्षारोपण कराए जिससे हरियाली हो, हमारे यहाँ प्रदूषण कम हो, हमारा पानी शुद्ध हो, हवा शुद्ध हो। ये मुद्दे छोड़ के जहां भी हिंदू मुसलमान की जरा भी गंध आ जाती है वहां सारे के सारे श्वान कूद पड़ते हैं। बिल्कुल। अब ये एक अजीब सा ट्रेंड भी हम देख रहे हैं पिछले कुछ समय से कि फिल्मों को लेकर के, वो कुछ कुछ दृश्यों को लेकर के खूब विवाद हो रहा है, कभी कपड़ों के रंग को लेकर के विवाद होना शुरू हो जाता है। तो ये कुछ अजीब टाइप की चीजें होने लग गई हैं। हालांकि इनसे अल्टीमेटली फायदा किसका होता है, ये भी एक अजीब सी चीज हो जाती है। सर, इस बीच में जब हम धुरंधर की बात कर रहे हैं, तो उसी इस समय बांग्लादेश में हम देख रहे हैं गजब की तबाही मची हुई है। और हमारे देश में मैं दो चीजें सर इससे यहाँ पे समझना चाहता हूँ। एक तो बांग्लादेश में जो ये सब कुछ हो रहा है उसकी वजह क्या देखते हैं आप, और दूसरा हमारे देश में जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो चिल्ला चिल्ला करके ये बता रहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, लेकिन भारतीयों की बात नहीं होती है। एक पूरी दुनिया में भी एक अलग सा माहौल बना हुआ दिख रहा है भारतीयों को लेकर के, भारतीयों पर कई जगहों पर हमले दिख रहे हैं, कई जगह अत्याचार दिख रहे हैं। तो क्या ये सब एक दूसरे से रिलेटेड माने जाए? अच्छा ये बताइए, चलिए बांग्लादेश के अंदर मुसलमान जो हैं हम हिंदुओं को, हमारे परिवार के लोगों को मार रहे हैं, चलिए मान लेते हैं बात। ऑस्ट्रेलिया में क्या हो रहा है? ऑस्ट्रेलिया में भारतीय हिंदुओं के खिलाफ क्यों आंदोलन चल रहे हैं? कनाडा के अंदर जब उन लोगों ने ये आंदोलन चलाया कि हम लोग होली में बहुत ज्यादा गंदगी करते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? हम भाई देखिए, जो भी किस देश का नॉर्म है उसको फॉलो कीजिए, जो आपके त्योहार हैं उनको मनाइए, लेकिन वहां की जो लोकल कम्युनिटी है उसकी बात मानिए। जो न्यूजीलैंड के अंदर हो रहा है, जहां पे जुलूस निकल रहा था और न्यूजीलैंड के लोगों ने घेर लिया और ये कहा कि न्यूजीलैंड है, ये भारत नहीं है, फिनलैंड के अंदर ऐसा क्यों हो रहा है? अरे भाई देखिए, मैं आज बात की, मैंने 4 PM के अंदर एक इंटरव्यू किया एक अमेरिकन नेशनल का जो ओरिजिनली इंडियन है, उसने साफ साफ बताया कि अमेरिका के अंदर तो इतना ज्यादा प्यार मोहब्बत है कि अगर वो मैरी क्रिसमस भी विश करते हैं तो ये देखते हैं कि ये आदमी कहीं हिंदू और मुसलमान और सिख तो नहीं है, फिर वो कहते हैं हैप्पी हॉलीडेज। वो मैरी क्रिसमस केवल उनको कहते हैं जो क्रिश्चियंस हैं, दे आर सो केयरफुल। वो कहते हैं कि वो हमारे गुरुद्वारे में भी आते हैं, वो हमारे मंदिरों में भी आते हैं, और वहां कहते हैं आप करवा चौथ मनाइए या अमावस्या मनाइए, एकादशी मनाइए, दे वेलकम, दे डोंट इवन टॉक, बिकॉज भाई ये इमोशनल इशू है। मैं सनातनी हूं तो मेरे लिए सनातन धर्म इमोशनल है। आई डोंट वांट एनीबॉडी टू हर्ट माय फीलिंग्स, बट आई आल्सो वांट हर्ट अदर्स फीलिंग। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि न्यूटन थर्ड लॉ में आप केवल एक आदमी को दबाते चले जाएंगे, समाज को दबाते चले जाएंगे और उसका रिएक्शन इक्वल एंड वो रिएक्शन नहीं होगा, तो ये तो न्यूटन थर्ड लॉ को तो आप खत्म नहीं कर सकते। और ये बात बिल्कुल सही है कि 800 करोड़ की पॉपुलेशन अगर वर्ल्ड की है तो हिंदू तो उसमें केवल 100 करोड़ है। अच्छा, नेपाल में ऐसा क्यों नहीं होता? वहां भी तो 90% हिंदू है, नहीं है? बिकॉज अपने बुद्धि का उपयोग करते हैं। भारत देखिए, देश ज्यादा इंपॉर्टेंट है। धर्म तो हमारा हजारों साल से सनातन धर्म चला रहा है, कोई इसे छू नहीं पाया, और बड़ा लचीला धर्म था, बड़ा प्यार मोहब्बत का धर्म था। अगर आप इसको प्यार मोहब्बत के धर्म से घृणा और एक क्रोध और एक आक्रामक धर्म बनाना चाहते हैं और ये सोचते हैं आप मुसलमानों को भी परेशान कर देंगे और सिखों को भी कर देंगे और जैनियों को भी कर देंगे, बौद्धों को भी कर देंगे, क्रिश्चियंस को भी कर देंगे और रिएक्शन नहीं होगा, ये गलतफहमी है। तो बांग्लादेश के अंदर अगर ये हो रहा है तो मोदी जी को वहां पे बात करनी चाहिए, उनसे ये बात करनी चाहिए कि भैया हम हिंदुओं पे, और अगर नहीं मानते, अगर वो नहीं मानते, प्यार मोहब्बत से नहीं मानते और हमारे हिंदुओं को दीपू दास को जैसे वहां पे जलाया गया, तो वी शुड टेक स्ट्रॉन्ग एक्शन। बट हमारा भी दामन साफ होना चाहिए, हमें भी मापदंडों का पालन करना चाहिए। हमारे देश के अंदर जो अल्पसंख्यक हैं उनकी सुरक्षा हम करेंगे, और हमारी सुरक्षा जहां जहां हम अल्पसंख्यक हैं वहां की मेजोरिटी करेगी। पूरा विश्व सेकुलर होगा। कोई भी देश फंडामेंटलिस्ट सिद्धांतों पे चले तो पूरा विश्व मिलकर उसका दमन करे और उसको ये मजबूर करे कि वो सेकुलर बने। धर्म के आधार पे, किसी धर्म या जाति या रंग, किसी आधार पे किसी प्रकार का भेदभाव गलत है। ये मार्टिन लूथर किंग ने भी कहा था, ये महात्मा गांधी ने भी कहा था, और यही हम सबका सिद्धांत होना चाहिए। सर, बांग्लादेश में जो अस्थिरता इस समय है उसके पीछे कई सारी जो बातचीत हो रही है, एक तरफ यूनुस जो है वो उनकी महत्वाकांक्षाएं दिख रही हैं, दूसरी तरफ अब लंबे समय के बाद जो है बड़े नेता की वापसी हुई है, और वापसी के साथ ही कहा यह जा रहा है भाई, यूनुस के लिए इल्जाम, ये आरोप ये किया जा रहा है कि वो चुनाव टालना चाहते हैं ताकि सत्ता की बागडोर उनके हाथ में रहे। दूसरी तरफ इधर जो बांग्लादेश की सियासी पार्टियां हैं उन्होंने चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। तो क्या
ये भी एक वजह है जिसकी वजह से वहां पर यह अस्थिरता है, ये हिंसा वहां पर लगातार होती दिख रही है। बिल्कुल हो रहा है, जैसे हिंदुस्तान में हो रहा है वैसे वहां हो रहा है। भाई जो बेगम खालिदा हैं, बेगम खालिदा का बेटा भी जो है बांग्लादेश पहुंच गया और उसका बड़ा तगड़ा रिसेप्शन हुआ है। हम्म। शेख हसीना का बेटा भी वहां पे विदेश में बैठ के स्टेटमेंट दे रहा है कि अगर भारत ने इसको सीरियसली नहीं लिया तो भारत के लिए बहुत ज्यादा कष्टकारी हो जाएगा। अच्छा, चीन के बारे में भी सुना है कि चीन ने अपनी सेनाएं जो है बांग्लादेश के अंदर उतारनी शुरू कर दी हैं, जैसे जैसे मुक्ति वाहिनी के मामले में 1971 में हुआ था। तो हम तो चीन जो है वो उसका फायदा उठा रहा है। और इधर मानी बात है, शेख हसीना हमारे देश के अंदर बैठी हुई है, तो शेख हसीना भी उस राजनीति का एक भाग है। लेकिन बेगम खालिदा और शेख हसीना के बीच में आप जानते हैं बिल्कुल बुरी, खैर चलिए, जो बेगम खालिदा है वो आजकल हॉस्पिटल में है, बीमार हैं, लेकिन उनका बेटा बहुत ज्यादा एक्टिव है, शेख हसीना का बेटा भी बहुत ज्यादा एक्टिव है। तो वहां वही स्थिति है जो भारतवर्ष के अंदर है, राजनीतिक लाभ उठाने के लिए। और देखिए अच्छा खासा बांग्लादेश चल रहा था साल भर पहले तक, अच्छी उन्नति हो रही थी, सब कुछ हो रहा था, क्योंकि वहां ट्रैंक्विलिटी थी, वहां पे धार्मिक विवाद नहीं था। शेख हसीना का एक अच्छा कदम था कि उन्होंने वहां पे सेकुलरिज्म को कट्टरता से पालन किया था। हमने भी देखिए, कोई भी देश ऐसा राम प्रकाश जी नहीं हो सकता जो फंडामेंटलिस्ट हो, जो कम्युनल वायलेंस को बढ़ाए और देश प्रगति करे, ये हो ही नहीं सकता। देश की प्रगति के लिए भाई मेरे घर के अंदर मैं दो बैल ले आऊंगा और आपस में लड़ते रहेंगे तो भैया सारा सामान तोड़ देंगे, फिर घर के अंदर उन्नति कैसे होगी? तो उन्नति के लिए शांति आवश्यक है। जी। अब एक एक जरा हम अपने देश की थोड़ी सी बात कर लें सर। पिछले दिनों हमने देखा है जो पोल्यूशन को लेकर के चीजें चल रही थी, फिर अरावली को लेकर के विवाद शुरू हुआ। अरावली पर सरकार जो है वो बैकफुट पर दिख रही है। अब सरकार उसके लिए मानक बनाने की बात कर रही है। सरकार ने फिलहाल उसमें जो है परमिशन खुद जो है वो खनन के लिए परमिशन देने पर रोक लगा दी है। तो ये जो परिस्थिति पैदा हुई है, इसकी वजह हम क्या माने सर? सरकार को वास्तव में समझ में आ गया है कि ये अरावली से क्या नुकसान होने जा रहा था, या फिर ये जो जन दबाव एक शुरू हुआ, कई सारे एंकरों में भी बड़ा परिवर्तन देखा गया, हृदय परिवर्तन देखा गया, अंतरात्मा के जागने की बात देखी गई। तो ये क्या उसकी वजह मानी जाए कि जनता की चिंता हो गई सरकार को, या फिर दबाव ज्यादा हो गया? नहीं नहीं, ये कुछ नहीं हुआ है, सब गलत फहमी है आपकी। आपको ये हम्म। नहीं पता है कि जितनी लीगल माइनिंग है उससे ज्यादा इलीगल माइनिंग है। अरावली का बहुत बड़ा पोर्शन ऑलरेडी उड़ा दिया गया है और आज भी उड़ाया जा रहा है, आज भी वहां खनन चल रहा है, चाहे वहां पे अवैध माइनिंग हो रही हो, और बड़े बड़े लोग करोड़ों अरबों रुपए कमा रहे हैं, इलीगल माइनिंग से कमा रहे हैं। किसी पे कोई दबाव नहीं पड़ा। आप जिस पत्रकार का नाम ले रहे हैं कि उसकी अंतरात्मा जाग गई है, उसने एक स्टिंग ऑपरेशन किया है। स्टिंग ऑपरेशन के हिसाब से आप अगर हरियाणा में, राजस्थान में घूम लेंगे, आपको कम से कम 500 गांव वाले ऐसे मिल जाएंगे जो कहेंगे कि हमारे गांव के गांव और पहाड़ के पहाड़ इन्होंने खत्म कर दिए हैं, इलीगल माइनिंग। और वो सब गुंडे बदमाश लोग हैं, दबंग लोग हैं। और माइनिंग में आप जानते हैं, इलीगल माइनिंग में हजार, क्योंकि सरकार को भी कोई नहीं देना है, तो सरकार के अधिकारी वो लोग मिलकर पैसा खा रहे हैं, तो लीगल ही नहीं होगा। इलीगल, जैसे बिहार के अंदर शराबबंदी है, गुजरात के अंदर शराबबंदी है, और घर के अंदर आपकी शराब की सप्लाई हो जाती है, उसी प्रकार से हो रहा है। देखिए, इसके लिए तो हमारे समाज को जागना पड़ेगा, हमें अपनी वाहिनी बनानी पड़ेगी। लेकिन जब एक तरफ गुंडे बदमाश हों और एक तरफ शरीफ लोग हों, अब बताया ही मैंने आपको, 1 महीने पहले बच्चों ने आंदोलन किया, 1 महीने जेल में रह के आए हैं वो। तो आप जो भी करेंगे, उधर गुंडे बदमाश आपको मारेंगे पीटेंगे, और उधर पुलिस पकड़ के बंद कर देगी, बेल ही नहीं देगी। एक बार जब जेल रह आएंगे तो आपको सोचेंगे यार कौन झगड़े में पड़े, यार भाड़ में जाए। लेकिन वही स्थिति देश के लिए खतरनाक है, क्योंकि अगर लोगों ने हथियार डाल दिए, जो ऑलमोस्ट डाल ही दिए हैं, तो देश तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो हमारी जनरेशन तो चलिए चली गई, हमारी नेक्स्ट जनरेशन का क्या होगा? बिल्कुल। अब सरकारों को इन सारी चीजों की चिंताएं नहीं है, सरकार को जनता की चिंता नहीं है। सरकार इस समय सिर्फ एक चीज देख रही है कि किसी तरीके से जनता की आवाज दबी रहे, कोई हमसे सवाल ना पूछे। हमसे जो भी सवाल पूछेगा उसके साथ इतनी बर्बरता से निपटेंगे कि वो एक नजीर बनाएंगे ताकि दूसरा कोई सर ना उठा सके। सोनम वांगचुक का आपने जिक्र कर ही दिया कि वो आज भी जेल में है। शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध शिक्षा, स्वास्थ्य, किसी भी मुद्दे पर आप सवाल नहीं उठा सकते हैं। ये आज सबसे बड़ी दिक्कत हो गई है। लेकिन असल चीज ये है कि आखिर सरकार जन भावनाओं को कब तक दबा करके रख पाएगी, ये भी बड़ा सवाल है। आज नहीं तो कल जनता जागेगी, और जब जागेगी तो अपने मुद्दों पर बात करना चाहेगी, अपने मुद्दों को सवाल बनाएगी, और फिर
सरकार को उन सारे सवालों का जवाब देना होगा, और नहीं तो उसका अंतिम हासिल वही होता है कि आप सत्ता से बाहर होंगे। वो विकल्प जनता के पास हमेशा है। समय की बात है कितना लग सकता है, कम या ज्यादा। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।